गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साथियों, आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12 के प्रथम यूनिट का अध्याय 4 पादप जनन की विशिष्ट विधियों के बारे में जानेंगे। पादप जनन की विशिष्ट विधियां क्या हैं? इससे पहले के अध्यायों में हमने जनन की जो मुख्य क्रियाएं हैं या मुख्य प्रकार हैं, जिसके अंदर अलैंगिक जनन, फिर कायिक जनन और उसके बाद आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। कुछ पादपों में इनके अलावा भी कई प्रकार से नवोद्भिद का निर्माण होता है, जिन्हें हम पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। अर्थात सामान्य विधियों के अतिरिक्त यदि नए नवोद्भिद का निर्माण होता है तो उन सभी विधियों को हम पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। यहाँ पर पादप में जनन मुख्यतः अपन ने लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो जनन की अन्य एवं विशिष्ट विधियां कौन कौन सी हैं? तो मुख्यतः असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, एक एक करके हम सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एपोमैक्सिस। असंग जनन क्या है? असंग जनन का अर्थ है कि लैंगिक जनन जो पादपों में पाया जाता है, आवर्तबीजी पादपों में जो लैंगिक जनन पाया जाता है, उनमें यदि किसी भी विधि द्वारा, अन्य जो भी विधियां हैं, अन्य किसी भी विधि द्वारा अगर प्रतिस्थापन होता है, यानी निषेचन, किसी भी प्रकार से गैमिट्सों का निषेचन न हो, तो वह क्रिया असंग जनन कहलाती है। अर्थात सामान्य जो लैंगिक जनन में हमने देखा था कि लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के बीच में जब निषेचन की क्रिया होती है तो नवोद्भिद द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जो आगे चलकर भ्रूण में परिवर्तन होता है और भ्रूण से आगे चलकर बीज और फल का निर्माण होता है। तो ऐसी किसी भी विधि द्वारा इस लैंगिक जनन को अगर प्रतिस्थापन कर दिया जाए, यानी लैंगिक जनन न हो, उसके अलावा निषेचन न होने के बावजूद भी यदि फल का निर्माण अथवा नवोद्भिद का निर्माण होता है, तो उन सब विधियों को अपन असंग जनन कहते हैं। इसमें कायिक जनन और अनिषेक बीजता, ये भी अपन असंग जनन के अंतर्गत पढ़ेंगे। असंग जनन का प्रकार, असंग जनन के प्रकार को हम देखते हैं कि असंग जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक बीजाणुद्भिद असंग जनन और दूसरा युग्मकोद्भिद असंग जनन। बीजाणु उद्भिद असंग जनन क्या है? तो जो बनने वाला जो भ्रूण है, यदि भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय की किसी भी कोशिका से जो द्विगुणित होनी चाहिए, तो बीजांडकाय की किसी भी कोशिका जो द्विगुणित हो से अगर होता है तो उसे हम बीजाणु उद्भिद असंग जनन कहेंगे। इसी प्रकार से युग्मकोद्भिद असंग जनन क्या है कि यदि भ्रूण का परिवर्धन, एम्ब्रियोसेक का परिवर्धन, यदि अगुणित कोशिका, किसी भी अगुणित कोशिका, यहाँ पर कंपल्सरी क्या है, यहाँ पर द्विगुणित है और यहाँ अगुणित कोशिका है, अगर अगुणित भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से होता है तो उसे हम युग्मकोद्भिद असंग जनन कहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि अंड कोशिका की किसी भी अगुणित कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अपन अनिषेक जनन कहेंगे, जिसके बारे में अपन ने जानकारी आगे प्राप्त कर रखी है। और यदि पोलर कोशिकाएं, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, एंटीपोडल जो कोशिकाएं होती है, अगर उन कोशिकाओं से अगर होता है, क्योंकि वो भी अगुणित कोशिकाएं होती है, उनसे अगर होता है
तो उसे हम अपयुग्मन कहते हैं। ये तो थे असंग जनन के प्रकार। इसी प्रकार से डॉक्टर पंचानन महेश्वरी के द्वारा असंग जनन के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके आगे हम डॉक्टर पंचानन महेश्वरी द्वारा जो असंग जनन के कुछ प्रकार बताए गए हैं सबसे पहला है अनावर्ती असंग जनन। अनावर्ती असंग जनन क्या है? इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन, हम सब जानते हैं लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मकों के जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यदि अगुणित भ्रूणकोश बनाता है, यानी बनने वाला भ्रूणकोश अगुणित, हम सब जानते हैं कि निषेचन की क्रिया के दौरान द्विगुणित भ्रूण का युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगुणित भ्रूणकोश यदि बनता है, क्योंकि निषेचन की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, जिससे क्या होगा कि जो बना हुआ भ्रूणकोश है वो अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करेगा। अर्थात क्योंकि युग्मक जो बनते हैं युग्मक अगुणित होते हैं, तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया नहीं हुई है, अर्थात लघु बीजाणु से गुरु बीजाणु का निषेचन नहीं हुआ है। अर्थात गुरु बीजाणु के अंदर जो निषेचन की क्रिया नहीं होने से अगुणित जो गैमेट्स है उससे ही भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को अपन अनावर्ती असंग जनन कहेंगे। इसी प्रकार से पुनरावर्ती असंग जनन क्या है? तो पुनरावर्ती असंग जनन का अर्थ है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हो पाता है। पूरा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होने से क्या होगा? तो पूरा यदि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिससे युग्म कोष में 2n, यानी हम सब जानते हैं कि लघु बीजाणु जनन अथवा गुरु बीजाणु जनन के दौरान जो युग्मक बनते हैं वो अगुणित होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाता है। अर्धसूत्री विभाजन की 2 स्टेज होती है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो कंप्लीट नहीं हो पाने के कारण युग्मक कोष में जो गुणसूत्र है वो 2n ही रह जाते हैं, अर्थात द्विगुणित ही रह जाते हैं। और इस प्रकार का असंजनन क्या कहलाता है? पुनरावर्ती असंजनन कहलाता है। तीसरा है अपस्थानिक असंजनन। भ्रूण का निर्माण तो होता है, अर्थात भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश के बाहर की किसी भी कोशिका, जैसे बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से, अर्थात 2n सेल से होता है, तो उसे हम अपस्थानिक असंजनन कहेंगे। इसी प्रकार से अंतिम है कायिक असंजनन। इसका अर्थ है यदि असंजनन एपोमैक्सिस पुष्प के अतिरिक्त, हम सब जानते हैं पुष्प से ही युग्मक बनते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक, और उनसे ही युग्मकों का निर्माण होता है और उनके बीच में निषेचन की क्रिया होती है और अंडाशय फल में और बीजांड बीज में बदलते हैं। लेकिन ये सब संरचनाएं पुष्प पर विकसित होती है। लेकिन यदि असंजनन की क्रिया पुष्प के अतिरिक्त किसी भी कोशिकाओं से, अर्थात अतिरिक्त पत्र कणिकाओं द्वारा अगर होता है, तो उसे हम कायिक असंजनन कहेंगे। तो असंजनन के हम प्रकार हमने पहले 2 और बाद में पंचानन महेश्वरी द्वारा ये 4 प्रकार हैं, इनको हमने देखा। आइए हम देखते हैं असंजनन का पादपों में क्या महत्व है और हमारे लिए क्या उपयोगी। तो सबसे पहला है कि अर्धसूत्री विभाजन यदि नहीं भी होता है, युग्मकों के निर्माण हेतु यदि अर्धसूत्री विभाजन नहीं भी होता है, तो भी गुणसूत्रों के पृथक्करण एवं संयोजन नहीं होने से, एवं जब ये क्रिया नहीं होती है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाता है और गुणसूत्रों का पृथक्करण है या उनका संयोजन है, ये क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे क्या होगा कि लक्षण जो है वो मातृ कोशिका के समान ही बने रहेंगे। ठीक है, अर्थात लक्षण, क्योंकि ये सारी क्रिया कहाँ होनी है? गुरु बीजाणु में होनी है, इसलिए लक्षण मातृ कोशिका के समान ही बने रहेंगे।
दूसरा है बीज जो है वो अलैंगिक जनन से बनते हैं। सामान्यतः बीज का निर्माण लैंगिक जनन में हमने आगे बढ़ा था, लैंगिक जनन के दौरान बीजांड से बीज निर्माण होता है, लेकिन यहाँ असूत्रित विभाजन हुआ ही नहीं और निषेचन की क्रिया हुई नहीं, इसलिए बीज का अलैंगिक निर्माण अलैंगिक जनन से ही हो जाता है। अलैंगिक जनन की विधि में हमने पढ़ रखा है कि नए युग्मक का निर्माण या नई कोशिका का निर्माण एक ही कोशिका से होता है, अर्थात जिस जन्म में एक ही कोशिका जनन में भाग लेती है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तीसरा है अच्छे लक्षण वाले पादपों को संरक्षित रखा जा सकता है, जिन पादपों की क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान युग्मकों का आदान प्रदान होता है, दोनों जनकों से युग्मक आते हैं, लक्षण आते हैं और लक्षणों का क्रॉसिंग होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छे लक्षण वाले चूंकि क्रॉसिंग होते हैं, निषेचन की क्रिया होती ही नहीं है, इस वजह से अच्छे लक्षण के जो मातृ कोशिका में जो अच्छे लक्षण होंगे उसको लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि एक ही जनक भाग लेता है। तीसरा है चौथा है संकर बीजों का उत्पादन, अर्थात क्रॉसिंग वाले जो संकर बीज हैं, अच्छे बीजों का निर्माण आसानी से इस असंजनन की क्रिया के द्वारा किया जा सकता है। ये पादप जनन की पहला जो हमने प्रकार देखा असंजनन। आइए दूसरा प्रकार हम पढ़ते हैं